नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आनंद ऑनलाइन एकेडमी में। मैं हूँ आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे यूनिट 7 कहानी की। और कहानी की श्रृंखला में हमने पहले बात कर चुका है तुलाई वाली और राजेंद्र बाला घोष की लिखी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। आज हम बात करेंगे उसने कहा था कहानी पे। उसने कहा था, किसने कहा था? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किसने कहा था। उसने कहा था, तो वो उसने कौन है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसके लेखक हैं, देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस कहानी के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसका प्रकाशन वर्ष 1915 में सरस्वती पत्रिका में संपादित हुआ था। 1915 में यह सरस्वती पत्रिका में संपादित हुआ था। और हम थोड़ा लेखकों के बारे में भी जानते चले कि उनकी मृत्यु क्या है, उनका जन्म क्या है। क्योंकि आजकल एनटीए जो क्वेश्चन बना रहा है उसमें ये ट्रेंड हो गया है कि अब लेखकों के बारे में भी पूछ रहा है। जैसा कि हमने इस जून का जो री एग्जाम हुआ था उसमें हमने देखा कि सेकंड शिफ्ट वाले में जो एग्जाम हुआ था उसमें लेखकों के जन्म तिथियां मृत्यु के बारे में पूछा था। तो हम सोचे कि इसको भी हम लोग थोड़ा नोट करते हुए चले। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म वर्ष है वो 1883 है। 1883 है चंद्रधर शर्मा का जन्म। और इनकी मृत्यु है 1920। ठीक है। और ये हिंदी की पहली कहानी है जो फ्लैश बैक शैली में यानी पूर्वदीप्त शैली में लिखी गई कहानी है। और राजेंद्र यादव जो है इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और इस कहानी की कथा वस्तु देखिए, तो इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो जो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, उसमें ये पहली प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका पर लिखा गया यह कहानी। इसमें उदात्त प्रेम दिखेगा आपको और देश प्रेम दिखेगा। और वचन के मान के लिए जो लहना सिंह इसमें नायक है वो अपने प्राणों का त्याग कैसे कर देता है इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। हम पात्रों की बात करें अगर, तो इसमें पात्र लहना सिंह है जो नायक के रूप में है। और सूबेदारनी होरा जो इसकी बचपन की प्रेमिका है। सूबेदारनी होरा जो है बचपन की प्रेमिका है, पर उससे लहना सिंह की शादी नहीं हो पाती है। और बाद में यही सूबेदारनी जो है हजारा सिंह की पत्नी बनती है। और ये हजारा सिंह लहना सिंह का जो है साहब रहता है। और ये वजीरा सिंह जो है ये ये पलटन का विदूषक है। और ये बोधा सिंह जो है सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का जो है पुत्र है बोधा सिंह। ये बोधा सिंह जो है सूबेदारनी होरा का और सूबेदार हजारा सिंह का जो पुत्र है ये बोधा सिंह है। और ये कीरत सिंह जो है लाना सिंह का भाई है। माँ सिंह जो है एक सिपाही है। और ये अतर सिंह जो है ये लहना सिंह के मामा है जो अमृतसर में रहते हैं। इस कहानी की शुरुआत में जो है इनका जिक्र आएगा, पर ये पात्र गौण है, ये कहीं आते ही नहीं है। ये अतर सिंह ये पात्र कहीं नहीं आते हैं और न अब्दुल्ला पात्र आते हैं, केवल जिक्र मिलेगा आपको कहानी में। और ये तुर्की और एक डाक बाबू पोल्हा राम मिलेगा, उसका भी जिक्र है। तो नोट कर लीजिएगा, एक पात्र इसमें पोल्हा राम बाबू है जिसका केवल जिक्र है। उसमें ये चार पात्र जो इस कहानी में आएंगे नहीं, केवल इनका जिक्र मिलेगा आपको। तो इतने पात्र हो गए। अब हम चलते हैं कहानी पे। और अब उम्मीद करेंगे कि कहानी अच्छी लगेगी आप लोगों को। और आप लोग अपने मित्रों को बताइए, अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जो भी मित्र हैं उनको बताइए आनंद ऑनलाइन एकेडमी के बारे में कि इस पे यूजीसी नेट की जो तैयारी है वो होती है। और इससे जुड़ने के लिए करिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको भेजिए। चलते हैं तो कहानी अब स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था, किसने कहा था? अब ये हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि किसने कहा था। तो इसमें देखिए कहानी में जो है 5 दृश्य हैं, यानी 5 दृश्य या 5 भाग जो है आप समझिए। इसमें 5 दृश्य या 5 भाग हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे नोट नहीं किया था तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा कि इस कहानी में जो है
5 भाग हैं। इस कहानी में 5 दृश्य या 5 भाग कहीं दिया नहीं है चूंकि, पर एनटीए पूछेगा कि 5 दृश्य या 5 भाग या 5 अंक, तो इसमें कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, कितने भाग हैं। इसमें 5 भाग या 5 दृश्य या 5 अंक नोट कर लीजिएगा आप लोग। इस कहानी में 5 दृश्य या 5 भाग या 5 अंक, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग चलते हैं कहानी पे। उसने कहा था, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काटो वालों की बोली का मरहम लगावें। ये लेखक देखिए बता रहे हैं, यहाँ पे ये लेखक का वक्तव्य, किसी और का वक्तव्य नहीं है। अगर ये पूछ देगा कि ये कौन कहा है कहानी में, तो ये लेखक का वक्तव्य, यानी लेखक कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों के जो इक्के और गाड़ी वाले हैं, जिनकी जबान कोड़े से, जिनकी पीठें छिल गई हैं, जिनके जबान के कोड़ों से, यानी जैसे घोड़ों पे लोग चोबर मारते हैं, जैसे घोड़ों पे मारते हैं कोड़ों से, उनकी पीठें छिल जाती हैं। तो यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं लेखक कि उनकी जबान के कोड़ों से, यानी उनके बोलने के तरीके से उनकी पीठें छिल गई हैं, लोगों की पीठें। यानी जैसे रास्ता मांगते हैं लोग तो कहते हैं अनुराग इलाका हो। तो ये चीज लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जैसे जो बड़े बड़े शहरों के इक्के और गाड़ी वाले रहते हैं, जो हारन हारन मारते हैं, लोग नहीं सुन पाते हैं, वो किसी काम में और बिजी रहते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो उनकी जबान से इतना अशब्द निकलता है कि जिससे, जैसे बता रहे हैं लेखक कि जैसे लोग घोड़े को जैसे कोड़े से मारते हैं और घोड़े की पीठ छिल जाती है, वैसे लेखक बता रहे हैं कि उनकी जबानों से ऐसे शब्द निकलते हैं कि जिनसे लोगों के पीठ छिल जाते हैं और कान पक गए हैं। यहाँ पे देखिए लेखक कह रहे हैं कि उनकी जबान से कोड़े और जिनकी पीठें छिल गई हैं और कान पक गए हैं, और उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोटे वालों की बोली का मरहम लगावे। यानी अमृतसर वाले जो होते हैं, लेखक कह रहे हैं कि जो अमृतसर के बम्बू कोटे वाले हैं, यानी जो गाड़ी वाले हैं, उनकी बोली में जो मरहम है उसको सुनिए। यानी अमृतसर के जो बम्बू कोटे वाले हैं, काटो वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं वहां पे अमृतसर के, उनकी बोली का मरहम सुनिए आप लोग कि वो कैसे बोलते हैं। उनके भी तो बोलने का तरीका है, ये लेखक बता रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो वो बोल रहे हैं कि जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों की चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीधी चले जाते हैं। यानी नाक की सीध चले जाते हैं एकदम, मतलब जब कोई रास्ते में नहीं होता है तो वो उनकी पैरों की उंगलियां को देखते हुए केवल सीधे चलेते ही चले जाते हैं, निराशा और ग्लानि से भरे हुए, मतलब कोई रास्ते में है ही नहीं, उनको दुख है इस बात का। अब आगे चलते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्रधार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचो खालसा जी। अब ये देखिए वहां के गाड़ी वाले जो बोल रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे लेखक जिक्र कर रहे हैं, यानी जो यहाँ कहे हैं कि उनकी बोली का मरहम सुनिए, तो अब यहाँ लेखक जिक्र कर रहे हैं कि बचो खालसा जी, यानी उनकी बोलियां में देखिए, उनकी बोलियों में जो ठहराव है, ठहर है, सब्र है, ठहर है या सब्र है, उसमें बोल रहे हैं कि समुद्र सा उमड़ कर, यानी समुद्र से भी ज्यादा है, यानी बचो खालसा जी, हटो भाई जी, यानी कह रहे हैं यहाँ तक कहीं हटा हो, सुनातना का आनर भरुआ का, ऐसे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जो गाड़ी वाले हैं वो बोलते हैं कि लोग जब नहीं सुन पाते हैं तो कहते हैं कि बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, ठहरना भाई। ये देखिए पूछ सकता है कि
अमृतसर के जो गाड़ी वाले हैं वो कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, इसमें तीनों में ये तीनों दे देगा और एक दे देगा कि इसमें से कौन सा नहीं बोले हैं। तो यही देखिए कि बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेटो, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राख खेते हैं। यानी वो जो है सफेद फेटों में, खच्चरों में, बत्तखों में, यानी उनके रास्ते में जो जो लोग पड़ रहे हैं, बत्तख, खच्चर, फेटो वाले, गन्ने, खोमचे वाले, भाड़े वाले, जो भी जंगल में रास्ते जो दिख रहे हैं, सबको बड़े प्रेम से बोलते भी वो जा रहे हैं। क्या मजाल है कि जी से, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटने पड़े। यानी लेखक कह रहे हैं कि किसी की क्या मजाल कि जी और साहब बिना सुने कोई हट जाए। यानी जब कोई जी कहेगा, साहब कहेगा, तो वहां के लोग हट जाएंगे, यानी कोई बुला रहा है। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं, यानी लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बोलना नहीं जानते हैं, वो गुस्सा करना नहीं जानते, उनकी जीभ नहीं चलती है, उनकी भी जीभ चलती है। लेखक यही कह रहे हैं कि उनकी भी जीभ चलती है, पर उनकी मीठी छुरी की तरह महीन मार करते, यानी उनकी प्रेम की बोली ऐसी चलती है कि जो महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतान देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। अब देखिए लेखक बता रहे हैं कि अगर कोई बुढ़िया औरत है, अगर वो बार बार कहने पे हट जाई माई जी, हट जाई, कहने पे भी अगर कोई नहीं हट रहा है, तो लेखक कह रहे हैं कि वो देखिए अब कैसे बोल, अब कैसे वचनावली बोलते हैं, आगे नमूना देखिए लेखक बता रहे हैं। कहेंगे, अब देखिए ये पंजाबी शब्द है, चूंकि ये कहानी जो है पंजाब की है, अमृतसर पंजाब की है, और ये पंजाबी भाषा का, ये पंजाबी भाषा में है। तो ये देखिए ये पंजाबी भाषा के इसको लाल मार्क से हमने कर दिया है कि हट जा जिन्हें जोगिए, हट जा करम वालिए, हट जा पुत्ते प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। ये पंजाबी शब्द है। यानी समष्टि में इनका अर्थ है कि तू जीने योग्य है। यानी ये पंजाबी शब्द है और इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, हट जा जीने योग्य है, यानी तू जीने योग्य है, हट हट जा करम वाली है, यानी तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र है तेरे सामने, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये वहां की देखिए बम्बू काट वाले ऐसे बोलते हैं। यानी अमृतसर वालों का पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी बता रहे हैं कि वहां के लोगों की इतना जो बोलने की शैली है, जो प्यार है उनका, बहुत प्यार से बोलते हैं। अब आगे देखिए, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में ही कर एक लड़का और एक लड़की, यानी एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहाँ मिले? चौक की दुकान पर। ये पूछेगा कि लहना सिंह और सुबेदारनी होरा पहली बार कहाँ मिले? तो एक चौक की दुकान पर। ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये लड़का जो है यही लहना सिंह है, ये जो लड़का है यही लहना सिंह है, और ये जो लड़की है यही होरा है। उसके बालों और इसके ढील सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। यानी उसके बालों और इसकी ढील सुखाने से ये जान पड़ता था कि ये दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। यानी लहना सिंह अपने मामा के केस यानी बाल धोने के लिए वो दही लेने आया था, और यह रसोइयों के लिए बड़िया, यानी रसोइयों के लिए बाड़ियां लेने आई थी। और दुकानदार एक परदेसी से गुथा रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटाता न था। यानी बिना गिन के वो देता नहीं था पापड़ी। ये दुकानदार की बात बता रहे हैं। फिर अब ये लड़का बोल रहा है तेरा घर कहाँ है? यानी लहना सिंह बोल रहा है, लड़का बोल रहा है कि तेरा घर कहाँ है? मगरे में। यानी लड़की बोल रहे हैं। यानी अब देखिए ये नोट, अब आप लोग, जैसे हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ा रहे हैं, उसका जैसे हमने नोट्स बनाने के लिए कहा है, वैसे आप एक दूसरी सी छोटी सी कॉपी ले लीजिएगा, और उसमें कहानी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बता रहे हैं उसको आप नोट करते हुए चलिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमें कहानी जो है पढ़ के नहीं निकाल देना है, हमें कहानी केवल पढ़ के निकाल नहीं देना है, हमें एग्जाम के उपयोगिता वाली दृष्टि से जो है
हमको ये पढ़ना है कि कहानी में क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, एनटीए क्या पूछ सकता है। एनटीए की भी एक सीमा है, पूछेगा तो कहानी से ही पूछेगा, कहीं बाहर से तो पूछेगा नहीं। तो वो क्या पूछ सकता है, इसको संभावित क्वेश्चनों को हमको कि उसमें से क्या पूछ सकता है। कहानी तो देखिए, कहानी मुश्किल से 30 मिनट 20 मिनट की कहानी है, पढ़ के कोई भी खत्म कर देगा। आप अपने से भी कहानी पढ़ सकते हैं, पर कहानी में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम एनटीए क्या पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम ये कहानी को आपको पढ़ा रहे हैं कि इस कहानी में जो छोटे छोटे पॉइंट है, जो आपकी नजरों से बच के निकल जा रहे हैं, जो बच गया है, उसको हम बता रहे हैं कि उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है, उसमें से कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में एनटीए पूछेगा। और आप कहेंगे कि अरे हमने तो कहानी पढ़ा था पर ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं। तो ये जरूरी चीजें हैं, यानी हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसको हम बता रहे हैं। आप एक छोटी सी कॉपी लीजिएगा और उसमें नोट्स के रूप में इसको आप लिखते चलिएगा। जो इम्पोर्टेंट है, कहानी तो आप पढ़ ही लेंगे, अपने से भी पढ़ लेंगे, किताब से भी पढ़ लेंगे, पर जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, यानी अभी पूछ देगा एनटीए कि सुबेदारनी हो रहा जो बचपन में थी हो रहा, यानी जो लड़की थी उसका घर वहां पे कहाँ बताया गया है, ये लेखक ने कहाँ बताया है। तो ये देखिए, आप पढ़े रहेंगे, अब इतनी छोटी बातें आप भूल जाएंगे। तो देखिए वहां इंपॉर्टेंट लगा दिया है हमने, यहाँ से रेड बना दिया है और ये इंपॉर्टेंट है। आपको इसको नोट करते हुए चलना है, नोट करते हुए बिल्कुल चलना है। ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। आप इस कहानी को पढ़ने को तो आप भी पढ़ लेंगे अपने से, पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या पूछेगा। एनटीए हमारा उद्देश्य है कि एनटीए हमको यूजीसी नेट का पेपर जो है वो क्वालिफाई करना है। हमारा उद्देश्य उपयोग तो वही है, तो इस कहानी को हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। इस कहानी को पढ़ने का उद्देश्य हमारा जो है एग्जाम को क्रैक करना है। तो इस कहानी में जो एग्जाम क्रैक करने की रणनीति है उसी के बारे में हम बता रहे कि यह कहानी में जो पूछेगा इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है लड़का, यानी लहना सिंह पूछ रहा है कि तेरा घर कहाँ है। तो लड़की बोल रही है कि मंगरे में, यानी लड़की का घर जो वहां बताया गया है मंगरे में बताया गया है, इसको नोट करिएगा। और वो लड़की फिर पूछ रही है कि और तेरा, तो वो कह रहा है माझे में। अब लहना सिंह का जो घर है वो माझे में है, नोट करिएगा इसको कि ये माझे में, उसका घर ये माझे में है, पर ये अपने मामा के यहाँ अमृतसर में आया हुआ है। यहाँ कहाँ रहती है ये, अब लड़का ये पूछ रहा है कि यहाँ कहाँ रहती है। अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं। यानी अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा, ये अतर सिंह जो हैं यही होरा के मामा हैं। अतर सिंह ये इसके मामा हैं। अब आगे चलिए। मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। यानी लाना सिंह के जो मामा हैं उनका घर गुरु बाजार में है। लाना सिंह के मामा का घर कहाँ है, ये गुरु बाजार में है। ये नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि लाना सिंह के मामा का घर कहाँ था, तो उनका घर गुरु बाजार में है और लाना सिंह का घर माझे में है। अतर सिंह कौन है, ये देखिए केवल पात्र का नाम आया है, यहाँ पात्र का कोई संवाद नहीं है। तो अतर सिंह कौन है, अतर सिंह जो है लड़की की यानी होरा के मामा है, होरा की जो है मामा है अतर सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है। अब देखिए ये शब्द कई बार एनटीए पूछ चुका है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का अर्थ तुम्हारी सगाई, यानी वो लड़का पूछ रहा है, लाना सिंह पूछ रहा है लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई है, यानी तुम्हारी शादी सगाई हो गई है। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर कहा, धत, कहकर दौड़ गई। यानी लड़की जो है होरा कहकर ये दौड़ गई कि धत, ये कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के, अब देखिए यहाँ पे पूछेगा कि सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। यानी जो गुरु बाजार में जो है वो लड़की और लड़का यानी होरा और लहना सिंह वो दूसरे तीसरे हमेशा मिलना करते थे और महीने भर यही हाल चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कुड़माई यही बार बार पूछता था।
राणा सिंह बार बार होरा से यही पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है, वो उत्तर में वही कहती थी धत, यह कहकर वो भाग जाती थी। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब लाना सिंह पूछ रहा है होरा से कि कुड़माई हो गई तुम्हारी, तो एक दिन वह हंसी से चिढ़ाने के लिए, यानी लड़का पूछा हंसी में फिर कि तेरी कुड़माई हो गई है, वो बार बार मिल रहे हैं, बार बार एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, तो अब वह पूछ रही है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो वह अब उसके विरुद्ध में कह रही है। पहले तो वह धत्त कह के भाग रही थी, तो अब वो कह रही है हाँ हो गई है। अब ये लहना सिंह घबरा गया, अब पूछ रहा है। अब देखिए लड़का आगे क्या क्या करेगा, ये चीज एनटीए पूछ चुका है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अब ये पूछेगा कब, तो कल देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यानी वो अपना दिखा रही है कि मेरी जो कुड़माई है वो कल हो गई है, देखते नहीं। हाथ में जो है रेशम का कढ़ाई हुआ सला हुआ सालू ये पहनी है, और लड़की इतना कह के वो भाग गई। अब लड़के ने घर गिरा ली, इतना दिखाते हुए वो लड़की चली गई, और उसके बाद जो है लहरा सिंह यानी लड़के ने घर गिरा ली और रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेला। अब ये देखिए एनटीए पूछा है, ये आप नोट करिएगा, ये यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये लाइन चार, ये तीनों लाइन सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये एनटीए ने पूछा है और ये पूछ सकता है एनटीए, तो इसको आप मोस्ट कर लीजिएगा। ये एनटीए कई बार पूछ चुका है कि पहले उसने कौन सा क्या क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा आप लोग कि उसने एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई, एक छड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, और सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। यानी जो लड़की बता रही है कि मेरी शादी हो गई, मेरी कुड़माई यानी मेरी सगाई हो गई है, इतना से लड़का जो है विक्षिप्त हो गया, यानी लड़की से उसको प्रेम था, और इतना सुनते ही वह जो है चिंतित हो गया, और वह गुस्से में एक लड़के को जो है मोरी यानी नाली में ढकेल दिया, और एक छाड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई, और एक कुत्ते को जो है पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में जो है दूध उड़ेल दिया, और एक सामने से नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। इन चारों में यह जो है यह चार ऑप्शन दे देगा, यह चार ऑप्शन दे देगा, और उसमें से एक नहीं देगा, जैसे दो तीन उसमें बोल देगा कि एक लड़की, यहाँ लड़के लिखा है तो वहां लड़की कर देगा, ये कह देगा, और फिर कहेगा किसी वैष्णवी से टकरा कर उसने अंधे की उपाधि नहीं पाई, तो यहाँ पाई है, तो यही पूछेगा एंट्री है। ये चीज बहुत ध्यान देने की चीजें हैं, आप तो ऐसे पढ़ के निकाल देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे दूसरा शुरू होता है, दूसरा दृश्य भाग जो भी कहना हो अंक, क्योंकि यहाँ पे कुछ कहानी में दिया नहीं गया है, केवल दो दिया गया है, तो ये दूसरा यहाँ से शुरू होता है। राम 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 राम, यह भी कोई लड़ाई है, यानी वो देखिए हमने बताया यह फ्लैशबैक शैली है, यानी वो पूर्व की कहानी है। अब देखिए ये कहानी आ गई, ये आपकी प्रथम विश्व युद्ध में, अब यहाँ लड़ाई का मैदान है, ये दूसरा दृश्य जो है वो लड़ाई का मैदान है, यहाँ पे जो लड़ाई होने वाली है जर्मनी से, ये वहाँ लड़ाई का दृश्य है। अब यहाँ देखिए बोल रहा है कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, यानी गड्ढों में जो सिपाही लड़ते हैं गड्ढों में छुपे रहते हैं, तो वो कह रहे हैं, वो बता रहा है लेखक यहाँ पे, आप बता रहे हैं जो पात्र है कि दिन रात खंदकों में बैठे हुए हड्डियां अकड़ गई हैं, लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और बर्फ ऊपर से। यानी यहाँ लुधियाना का भी जिक्र इस कहानी में देखिए, पहले वहां पे अमृतसर का जिक्र मिला, माझे का जिक्र मिला, अब यहाँ पे देखिए लुधियाना का भी जिक्र है यहाँ पे, तो पूछेगा कि लुधियाना, जैसे इस बार एनटीए ने पूछ लिया था कि तीसरी कसम कहानी में जो है स्थानों का जिक्र कैसे आया है, क्रम से लगाइए, तो उसमें भी इस कहानी में भी पूछ सकता है। ये कहानियां देखिए इंपॉर्टेंट हैं सर,
बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसी में से सवाल बनते हैं, तो इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अब लुधियाना से 10 गुना जाड़ा, यानी लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और में और बर्फ ऊपर से और पंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए है, यानी पिंडालियों तक कीचड़ में धसे हुए है, जमीन कहीं दिखती ही नहीं, यानी इतना बर्फ पड़ रहा है कि यहाँ पे जो है जमीन कहीं दिख ही नहीं रही है। और घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है। सो 100-100 गज की धरती उछल पड़ती है। ये पूछेगा कि खंदक में जो बम फटते थे उसमें कितनी गज धरती उछल पड़ती थी? 2-2 सौ 2-2 सौ गज, 5-5 सौ गज। तो यहाँ पे 100-100 गज, 100-100 गज, ये नोट करिएगा। ये इंपॉर्टेंट, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आजकल एनटीए इतना डीपली पूछ रहा है कि आपको आप सोचेंगे कि कहाँ से एनटीए सवाल बना रहा है, यहीं से सवाल बना रहा है एनटीए, कहीं और से नहीं बना रहा। तो इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा कि 100-100 गज, ठीक, धरती उछल पड़ती है। इस गैवी गोले से बचे तो कोई लड़े, नगरकोट का जलजला सुना था, यानी नगरकोट का जलजला सुना था, यानी जलवा सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। यानी वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे लड़ाई हो रही है उसके शहर में यहाँ पे दिन में 25 जलजले होते हैं, 25 बार। और यहाँ खंदक से बाहर निकलते ही कोहनी निकल गई अगर तो चटाक से गोली लगती है। यानी जो विरोध में जो जो जर्मनी के सैनिक हैं वो चटाक से गोली मारते हैं, ये बता रही है। आगे देखिए, न मालूम बेईमान मिट्टी में लटे बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। यानी वो बता रहे हैं, लाना सिंह बता रहा है यहाँ पे, यह संवाद मिल रहा है कि यहाँ पे कि बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं कि घास में लेटे हुए हैं कि पत्तियों में छिपे हुए हैं, पता नहीं कैसे देख लेते हैं कि चटाक से गोली लग जाती है, मार देते हैं सब। अब लहना सिंह बोला, लहना सिंह कह रहा है फिर, लहना सिंह और 3 दिन है, यानी बस 3 दिन और है, यानी 4 सप्ताह में 7 दिन। तो बोल रहा है कि बस 3 दिन और है, 3 दिन और कैसे किसी तरह काट लिया जाए। 4 तो खंदक में ही बीत गए, यानी 4 दिन उसे गड्ढे में ही बीत गए, बस 3 दिन और बीत जाए। उसके बाद बोल रहे हैं, लाना सिंह बोल रहा है कि परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए सोए रहेंगे। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोएंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। यानी बता रही हैं कि उस फिरंगी मैम, यानी फ्रांस के जो फ्रांस की किसी मैम के बारे में बता रहे हैं कि वहां पे मखमल का सा हरा घास है। उसके बाग में मतलब मखमल सा एकदम घास उसकी ऐसी है जैसे मखमल का गद्दा हो, वैसी हरी घास है वहां पे। फल और दूध की वर्षा कर देती है, यानी वो जो मैडम है, फिरंगी मैडम है, वो फल और दूध की वर्षा करती है। लाख कहती है दाम नहीं लेती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेते, यानी वह कहती है पर दाम लेती नहीं है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यानी वह कह रही है, जो फिरंगी मैम है वह कह रही है कि तुम मेरे देश से लड़ने के लिए आए हो, तुम राजा हो, तुम लड़ने के लिए आए हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। 4 दिन तक एक पलंग नींद नहीं मिली, यानी उसी खंदक में है वो सब लोग। तो कह रहा है, इस कहानी में बोल रहे हैं कि 4 दिन तक एक पलंग नींद भी नहीं मिली है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। यानी यहाँ पे बोल रहा है लाना सिंह कि बिना फेरे घोड़ा जो है बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यही चीज देखिए इम्पोर्टेंट है हम लोगों को तैयारी के विषय में भी, कि जिस प्रकार हम लोग सोच लें कि एग्जाम बीत गया, अब चलिए आराम कर लिया जाए, तो आराम करने से आप क्या करेंगे कि रिवीजन छूट जाएगा, पढ़ाई छूट जाएगी। कितनी बड़ी बात लाना सिंह कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यानी हम ये सोच लें कि चलिए अभी एग्जाम दिसंबर में है एनटीए का, अभी हम क्या पढ़ें, अभी चलिए हम लोग 1 महीना रह जाएगा तो रिवीजन करेंगे। नहीं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यानी
जिस प्रकार घोड़ा जो है बिना फेरने से वो बिगड़ जाता है, वो भूल जाता है, और बिना लड़े सिपाही यानी सिपाही जो है बिना लड़ाई किए वो भी सब कुछ भूल जाता है, उसी प्रकार कह रहा है। तो ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और ये हम लोगों के जीवन में भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सोचे हैं कि अभी 2 महीना है, अभी से हम क्यों पढ़ें, अभी से हम क्यों पढ़ें, हम तो 2 दिन में पढ़ के खत्म कर देंगे, हम तो 7 दिन में कहानी निपटा देंगे, हम 7 दिन में ये कर देंगे, अभी 2 महीना है, अभी आराम से 1 महीना आराम कर ले। नहीं, हमको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। बिना पढ़े हम लोगों को, बिना पढ़े एनटीए नेट जीआरएफ का पेपर नहीं निकलने वाला, क्योंकि दिन प्रतिदिन एनटीए का सिलेबस हार्ड हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का अगर हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर लहूं, यानी लड़ना कह रहा है कि अगर मुझे इजाजत मिल जाए तो मैं 7 जर्मनों को अकेले मारकर लाऊं, तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकने का नसीब न, अगर मैं इनको न मार पाऊं, यानी वो लाना सिंह कह रहा है कि अगर मैं इनको 7 जर्मनों को अकेले न मार पाऊं तो मुझे दरबार साहब के दहली पर मत्था टेकने का नसीब न हो, यानी मैं अगर ऐसा ना कर पाऊं तो मैं उनके दरबार पर जो है मत्था करने का, जैसे हम लोग बात बात में कहते हैं ना फलनवा के ना मारब कसम हो इनका, वैसे ही बता रही हैं। वैसे ही चंद्रदा शर्मा लिख रहे हैं लेखक कि वो लौना सिंह कह रहा है इसमें कि मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था चढ़ाने का टेकने का नसीब ना हो, ये पूछ सकता है कि किसके, तो यहाँ पे बताया है दरबार साहब की दहली पर। आगे चलते हैं। पाजी कहीं के कलों के घोड़े की संगीन देखते हो मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं ये जर्मन वाले, यानी कितने मन का गोला, तो ये पूछेगा कि जर्मन वाले कितने कितने मन का गोला, 30-30 मन का, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 30-30 मन का यही पूछेगा, यही सब पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट है एकदम। 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा, 4 4 मील तक एक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमांड दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, यानी ये जो लहना सिंह है ये कह रहा है कि अगर जनरल साहब अगर आदेश न देते तो हम जो है सीधे बर्लिन पहुंच जाते, अगर जनरल साहब हमको आदेश न देते तो हम सीधे बर्लिन पहुंच जाते। अब आगे देखिए। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलता। अब ये सूबेदार हजारा सिंह, यानी सूबेदार हजारा सिंह ये जमादार है, लहना सिंह जो है जमादार है। ये पूछेगा अगर कि लहना सिंह कौन से पद पे था, तो लहना सिंह जो है जमादार था, इसको आप लोग नोट करिएगा कि लहना सिंह जमादार है। तो वही कह रहे हैं अब सूबेदार हजारा सिंह जो इसके बड़े अधिकारी हैं वो कहेंगे, सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलता, यानी तुम जमादार हो, तुम सिपाही हो, तुम्हारे कहने से सब कुछ नहीं होता, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, यानी कह रहा है सूबेदार हजारा सिंह कह रहे हैं कि जो बड़े अफसर हैं वो दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गया तो क्या होगा, यानी बता रहे हैं कि जैसे ये लड़ाई का मैदान है और इस मैदान में अगर आप केवल इधर से केवल बढ़ गए, अगर इधर के सैनिक नहीं बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इधर से केवल बढ़ जाएंगे और इधर के लोग सैनिक नहीं बढ़ेंगे, तो उससे क्या मतलब। तो वही चीजें बता रहे हैं कि अगर बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, अगर 300 मील का सामना है, 300 मील का सामना है, ये नोट कर लीजिएगा कितने मील का सामना है, 300 मील का सामना है, और एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लाना सिंह बोला, सूबेदार जी सच है, लाना सिंह बोल रहा है, पर क्यों, हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलते ही नहीं, ये देखिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये पूछेगा कि सूर्य निकलता ही नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, यानी ये पूछ देगा, ये कहानी में दे के पूछ देगा, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लिख देगा कि सूर्य निकलता ही नहीं है, खाई में दोनों तरफ के चंबे की बावलियों के साथ झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। अगर ये पूछ देगा लाइन की किस कहानी का है
तो आप नोट करिएगा कि ये उसने कहा था कहानी का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब आगे चलते हैं। उद्यमी उठ सिगड़ी के कोले डाला, वजीरा तुम 4 जने बल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। यानी वजीरा सिंह जो है, वजीरा सिंह को अब ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है, लाना सिंह, कि वजीरा तुम जो है 4 जने बल्टियां लेकर खाई का पानी फेंको। यानी जिस खाई में, जिस खंडक में वो बैठे हैं उसमें पानी भर गया है, बर्फ गल रहा है, तो उसमें पानी आ गया है। तो वही वजीरा सिंह, वो भी एक सैनिक है, उसको कह रहे हैं कि वजीरा सिंह तुम जो है खाई का पानी 4 लोगों को मिलकर, कितने जनों को, तो 4 जनों को लेकर, यानी 4 जनों को लेकर तुम खाई का पानी जो है बाल्टियां लेकर बाहर फेंक दो, ठीक है। अब फेंको। और माह सिंह, अब ये देखिए एक पात्र आया है माह सिंह, ये गौड़ पात्र है, इसको नोट करिएगा, माह सिंह, ये इंपॉर्टेंट हमने बताया भी है, ये गौड़ पात्र है। ये देखिए पूछ सकता है कि माह सिंह किस कहानी का पात्र है, यानी ये पूछेगा कि माह सिंह किस कहानी का पात्र है, तो आप कोसी का घटवार लगा देंगे, क्योंकि उसमें राम सिंह है, गोसाई सिंह है, तो आप समझ रहे हैं ना। आप सोचेंगे कि माह सिंह है तो उसमें आप कोसी का घटवार लगा देंगे, पर नहीं, माह सिंह जो है ये उसने कहा था कहानी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौड़ पात्र है। आजकल मुख्य पात्रों को ना पूछ कर, यानी ये गौड़ पात्रों को पूछ रहा है, तो आप इसको नोट करिएगा कि ये माह सिंह जो है ये उसने कहा था कहानी से है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। माह सिंह से बोल रहे हैं अब कि शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यानी शाम हो गई है, अब खाई का जो दरवाजे का पहरा है उसको बदल ले। यह कहते ही सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने चले गए। यानी यह सूबेदार कह के जो है सारी खंडक में चक्कर लगाने चले गए। अब वजीरा सिंह, यानी वजीरा सिंह का यहाँ जो जिक्र मिला है वजीरा सिंह का, ये वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है, नोट करिएगा। ये पूछेगा कि वजीरा सिंह वजीरा सिंह कौन से पद का है, तो वजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक है, जमादार नहीं है, ये पलटन का विदूषक है, यानी मनोरंजन करने वाला है, ठीक है, ये मनोरंजन करने वाला। बाल्टी में गदला पानी भर कर खाई के बाहर फेंकते हुए बोला। अब ये वजीरा सिंह बोल रहा है, ये पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाहों का तर्पण। इस पर सब खिलखिला कर उदास कर बादल फट गए, खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। यानी ये वजीरा सिंह बोल रहा है कि मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको, कि मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाहों का तर्पण। यानी जो जर्मन के बादशाह, यानी जर्मन के जो सैनिक हैं उनको, उनका अब तर्पण करो, मैं पौधा बन गया हूँ। ये कौन बोल रहा है, वजीरा सिंह कह रहा है, और इसी बात पर सब जो है खिलखिलाकर हंस गए, और वहां पे जो उदासी थी उसके बादल फट गए। आगे चलते हैं हम लोग। अब लाना सिंह दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। लाना सिंह बोल रहा है, ये देखिए लाना सिंह दूसरे बाल्टी पानी भरकर उसे हाथ में देकर कह रहा है कि अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। यानी ये लाना सिंह बोल रहा है। आगे चलते हैं। हाँ देश क्या स्वर्ग है, यानी कह रहा है कि हाँ देश क्या स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन। यानी ये कौन बोल रहा है, लड़ाई के बाद यहाँ 10 घुमा, ये वजीरा सिंह बोल रहा है। ये वजीरा सिंह बोल रहा है कि मैं लड़ाई के बाद यहाँ सरकार से 10 घुमा जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। ये वजीरा सिंह बोल रहा है, नोट करिएगा, ये वजीरा सिंह का कथन है, ये वजीरा सिंह का कथन है। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लोगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में। यानी कह रहा है कि जो हो रहा है उसी को यहीं बुला लोगे, या फिर वही फिरंगी मैम से जो है दूध दूध लेते रहोगे। अब सब चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं है। ये कह रहे हैं कि यहाँ वाले को शर्म नहीं है, देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। ये कौन कह रहा है कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, ये लाना सिंह कह रहा है कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहता हूँ और मैं पीछे हटाता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया है, कि राजा बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, ये लाना सिंह पूछ रहा है कि अच्छा ये बोधा सिंह कैसा है।
यानी ये बोधा सिंह कौन है? ये बोधा सिंह जो है वही है होरा का, और हजारा सिंह का पुत्र जो है ये बोधा सिंह है, यही बोधा सिंह है। यानी उसकी तबीयत खराब है, अच्छा, यही बोधा सिंह है। और इसी की और हजारा सिंह की जान बचाने के लिए जो है होरा जो है लहना सिंह से भीख मांगती है, और उसी वही कहती है, यही उसने कहा था, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, यही उसने कहा था। यानी ये बोधा सिंह जो है यही बोधा सिंह और हजारा सिंह को बचाने के लिए लहना सिंह को वही कही, कौन कहा था? होरा ने कहा था। आगे चलते हैं। अच्छा, जैसा मैं जानती ही नहीं हूँ, रात भर तुमने अपने कंबल से उसे उड़ाते हो और सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। यानी ये वजीरा सिंह कह रहा है कि जैसा, अच्छा मैं जानता ही नहीं कि तुम रात भर जो है अपना कंबल किसको उड़ाते हो? बोधा सिंह को, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो यही वो बता रहा है। ये कौन कह रहा है? ये वजीरा सिंह कह रहा है लाना सिंह से कि अच्छा तुम तो ऐसा कह रहे हो कि जैसे मैं उसको जानता ही नहीं। तो अच्छा कि तुम, मैं उसे जानता ही नहीं, तुम अपना रात भर कंबल उसे उड़ाते हो और सिगड़ी के सहारे, यानी जो अंगीठी होती है उसी के सहारे तुम जो है रात गुजारते हो। उसका पहरा भी तुम ही देते हो, यानी लिखा है कि उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपनी सूखी लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? जाड़ा क्या है? मौत है, और नमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करता। जाड़ा क्या है? ये आपको दिख रहा, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए। ये लिखा है कि जाड़ा क्या है? मौत है, और नमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता। आगे चलते हैं हम लोग। मेरा डरो मत, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। मैं तो, अब ये लहना सिंह कह रहा है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोद पर। भाई कीरत सिंह की गोद पर। ये लहना सिंह का भाई देखिए कीरत सिंह है, इसको हमने बताया भी था कि कीरत सिंह के गोदी गोदी पर मरेगा। और ये पहले ही बता रहा है, मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होंगी। ये लाना सिंह बोल रहा है। वजीरा सिंह ने त्योहनी चढ़ाकर कहा। अब ये वजीरा सिंह कह रहा है, वहां संवाद देखिए लाना सिंह वजीरा सिंह का हो रहा था, अब लाना यहाँ वजीरा सिंह कह रहा है। वजीरा सिंह ने त्योहनी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। यानी कह रहे हैं, उसने कहा है, कौन? वजीरा सिंह कह रहा है कि मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाई, कैसे? अब देखिए यहाँ पे ये गीत है, ये पंजाबी में गीत है कि दिल्ली शहर दे पेशरो जो, दिल्ली शहर ते पिशोरे ने जुजाए दे, कर लेड़ा दे लौंगा दा, व्यापार माड़िए, कर लेड़ा नवड़ा दा सौदा अड़िए, आए लौड़ा चटका कदू ना, कदू बढ़ाए में मजेदार गोरिये, हुड़ लाड़ा चटका कदू ने। ये देखिए, ये देखिए पूछ सकता है कि ये किस रचना की पंक्तियां हैं, तो आप सोचेंगे कि इसमें पंजाबी पंक्तियां हैं और ये गीत है। चूंकि जिंदगी नामा में भी बहुत सारे गीत हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये जिंदगी नामा की पंक्तियां नहीं है, ये उसने कहा था कि पंक्तियां हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको नोट करिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये गीत है। और इस बार देखिए जून में एनटीए ने पूछा था, केवल उसमें गोदान का गीत पूछ दिया था, और गीत उसमें मैला आंचल का पूछ दिया था, जिंदगी नामा के गीतों को क्रम दे दिया था। तो ये पूछेगा तो आप ये जानिएगा कि ये जो है, ये गीत जो है, कहानी उसने कहा था में से ली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले और घर बारी सिखों ऐसे लुच्चे के गीत गाएंगे? पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा अंक, तीसरा दृश्य, तीसरा भाग, जो भी समझना हो समझिएगा, क्योंकि इसमें केवल 3 दिया है, तो आप समझिएगा कि ये तीसरा अंक है या तीसरा भाग है। आगे चलते हैं। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, लाना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोटा ओढ़कर सो रहा है। यानी अब बोधा सिंह कौन है? अभी हमने बताया, बोधा सिंह जो है ये होरा का पुत्र है। होरा और हजारा सिंह का ये पुत्र है बोधा सिंह, जिसकी तबीयत खराब है। और ये खाली
बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। इसकी तबीयत खराब है और लहना सिंह पहरे पर खड़ा है और एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोदा सिंह के, यानी लहना सिंह जो है एक ओर तो खाई ओर देख रहा है कि कोई आ न जावे और दूसरी ओर बोदा सिंह की ओर देख रहा है। अब बोदा सिंह, एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा सिंह करा रहा है। क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, यानी उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। अब देखिए, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, यानी उसको ठंडा लग रहा है तो ये लाना सिंह कह रहा है कि मेरी जर्सी पहन लो। अब ये बोधा सिंह कह रहा है कि और तुम, तो कह रहा है कि मेरे पास सिगड़ी है, मेरे पास सिगड़ी है यानी अंगीठी है, हम उससे ताप लेंगे और मुझे गर्मी लगती है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना भी आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। अब ये कौन कह रहा है, ये बोधा सिंह कह रहा है कि मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुमने मेरे लिए जो किया है, आगे चलिए, 4 दिन से जो मेरे लिए किया, हाँ याद है मुझे, पास मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है। ये देखिए, अब लाना सिंह बोल रहा है कि मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, ये तुम ओढ़ लो। अब आगे कह रहा है कि आज सवेरे ही आई है, यानी जो दूसरी गरम जर्सी है वो आज सवेरे ही आई है, बिलायती से बुन कर भेज रही है मैम, यानी वो जो फर्सी मैम, जो अंग्रेजी मैम है, वो विलायत से जो है बूंद कर मेरे लिए वो भेजी है। और ये देखिए झूठ बोल रहा है लाना सिंह। आगे चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये लाना सिंह उसकी जान बचाने के लिए अपनी जर्सी निकाल कर दे देता है और ये झूठ बोलता है कि उसको मैम ने जो है दूसरी गर्म जर्सी दी है। अब बोल रहे हैं आगे, लाना सिंह बोल रहा है कि गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना ने अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो। अब ये कौन कह रहा है, ये बोधा सिंह कह रहा है, और नहीं तो क्या मैं झूठ। यो कहकर नहीं करते हुए बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जिन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुए। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आप देखिए यहाँ पे मेम की जो जर्सी की कथा है वो केवल कथा थी, मतलब केवल झूठ था, वो केवल उसकी जान बचाने के लिए, वैसे तो बोलेगा नहीं, तो ये झूठ बोल रहे हैं कि मेम की कथा तो केवल, जर्सी की कथा तो केवल कथा थी। आधा घंटा बीता है, आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुख से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन, लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर। अब देखिए यहाँ पे एकदम कहानी बिल्कुल टर्न लेती है और देखिए कैसे जो है लहना सिंह घायल हो जाता है और सबको बचाता है। अब देखिए ये कहानी यहाँ पे कैसे बिल्कुल एकदम टर्निंग पॉइंट पे आती है। देखिए अब आगे कि कौन, लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूर पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, यानी 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। ये कौन कह रहा है, ये लेफ्टिनेंट साहब कह रहे हैं। और ये चूंकि हजारा सिंह नहीं है, ये हजारा सिंह नहीं है, ये कोई जो है जर्मन सैनिक जो है ये आकर बोल रहा है, इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ पर 15 जवान खड़े कर कर आया हूँ और तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। यानी ये पूछेगा कि जो लेफ्टिनेंट साहब आए हैं, जो हजारा सिंह के बेस में जो लेफ्टिनेंट साहब आया है, उसने कितने जर्मन सैनिकों को बताया है, तो उसमें कहा है कि 50 से ज्यादा नहीं है। ये पूछेगा कि जो लेफ्टिनेंट साहब आए हैं, जो सूबेदार हजारा सिंह के रूप में आया है, जो बेस बदल के आया है जर्मन सैनिक, वो बताएगा कि कितने जर्मन थे वहां पे, तो ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 50 से ज्यादा जर्मन नहीं बोला है उसने, और उसने बोला है कि वहां मोड़ पर 15 जवान खड़े कर कर आया है और इलाना सिंह को बोल रहा है कि तुम 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर चलो। केवल 10 आदमी जो है उस खंदक में यानी उस कैंप में रहेंगे और सबको साथ लेकर चलो। आगे चलते हैं हम लोग। जो हुकुम, ये कौन बोला है, ये लाना सिंह। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। अब बोधा सिंह वही होरा का पुत्र, होरा और सूबेदार सिंह का, हजारा सिंह का, सूबेदार हजारा सिंह का। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा।
तब लहना ने उसे रोका कि लहना सिंह, फिर उसको रोका कि लहना सिंह आगे हुआ। तब बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा को इशारा किया, यानी जो सूबेदार का पुत्र है वो सूबेदार हजारा सिंह का सूबेदार हजारा सिंह बन के आया है, तो वो उसकी ओर उंगली को इशारा करके वो इशारा किया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि लाना सिंह समझकर चुप हो गया। लाना सिंह चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। वहां पे देखिए, अब जो है देश के लिए जान देने के लिए, देखिए वहां पे लिखा है देश प्रेम के लिए। इस कहानी में देश प्रेम देखिए दिखेगा कि अब देखिए 10 आदमी कौन रहेंगे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। सब लोग जाने के लिए तैयार है, यानी लड़ाई में भाग लेने के लिए सब लोग तैयार है, कोई बैठना नहीं चाहता है। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत होने लगी, यानी कोई रहना नहीं चाहता, सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये देश प्रेम है, देखिए यही देश प्रेम है। यहाँ पे देश प्रेम दिख रहा है इस कहानी में कि यहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना नहीं चाहता। समझा बुझाकर सूबेदार ने मोर्चा किया, सूबेदार ने मार्च किया, यानी मार्च करके यानी जो फौज की मार्च होती है उसको लेकर चल दिया। अब लेफ्टिनेंट साहब लाना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लेफ्टिनेंट साहब वही जो भेष बदल के आया है, मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। और 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट साहब हैं, जो भेष बदल के आया है जर्मन, अब देखिए यहाँ पे पकड़ जाएगा वो। अब देखिए कैसे, क्योंकि लहना सिंह सिगरेट नहीं पीता है। वहां कहानी के स्टार्टिंग में देखिए, कहानी के प्रारंभ में भी वहां पे वो जो फिरंगी मैम है, वो लहना सिंह को जो है सिगरेट देती है और सिगरेट कहता है कि हम लोग नहीं पीते हैं। वहां पे लिखा था ना कि खंडक हम लोग नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो दे रहा है, पर लेफ्टिनेंट साहब उसके चूंकि 5 साल उसके साथ रहे हैं, तो वो तो जानते हैं कि लहना सिंह सिगरेट नहीं पीता है। पर ये जो नया लेफ्टिनेंट साहब बन के आया है, जो हजारा सिंह बन के आया है, वो तो जानता नहीं है कि ये लाना सिंह सिगरेट पीता है कि नहीं। अब इसी से देखिए पकड़ जाएगा। आंख मारते हुए लाना सिंह अब समझ गया, यानी वो सिगरेट कैसे समझा, जब इन्होंने ये सिगरेट दिया, सिगरेट जलाने को जला कर दिया, तो ये समझ गया कि बस करिए ये सूबेदार हजारा सिंह नहीं है। यानी उसको पता है, यानी सूबेदार हजारा सिंह को ये पता था कि लाना सिंह जो है सिगरेट नहीं पीता था। ये देखिए, तो आंख मारते हुए लाना सिंह अब समझ गया कि ये जो लेफ्टिनेंट साहब हैं, ये असली लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। यानी वो जान गया कि ये बात गंभीर है, ये कोई बाहरी है और उसको पता न चले। अब देखिए ये कह रहा है, भाव छिपा कर बोला कि लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा और बाल देखा, यानी उस सिगड़ी में, यानी जो सिगरेट की आग है, जो उसमें देख लिया, उस अग्नि में उतने में ही देख लिया, सलाई जो जला रहा था उससे उतने में ही देख लिया, साहब का मुंह देख लिया और उसका बाल देख लिया। अब उसका माथा ठनक गया। यहाँ लिखा है मुंह देखा, बाल देखा और उसका माथा जो है ठनक गया। और लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए, यानी जो लेफ्टिनेंट साहब के बाल हैं, वो पट्टियों के जो बाल हैं वो एक ही दिन में कहाँ उड़ गए। यानी लेफ्टिनेंट साहब बाल बड़े बड़े रखते थे, तो उनके बाल एक ही दिन में कहाँ उड़ गए, और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। यानी वो कैदी था, वो जर्मन का कोई कैदी था, वहां कैदियों के कटे बाल कहाँ से आ गए। ये लहना सिंह कह रहा, शायद साहब शराब पिए हुए हैं। यानी वो सोच रहा है कि हो सकता है साहब शराब पिए हो। अभी भी उसको विश्वास नहीं है कि मतलब ये लहना, ये जो है लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये लेफ्टिनेंट साहब ही है, कोई और नहीं है। उसको अभी भी थोड़ा कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग है अभी, कि अभी वो लग रहा है कि शायद जो है साहब शराब पिए हुए हैं। हो सकता है कि भूल गए हो, शराब के नशे में हो, बाल कटवा लिया उन्होंने। पर उन्हें बाल कटवाने का मौका कब मिल गया। अब ये कह रहा है कि ठीक है साहब शराब पी लिए होंगे, बाल कटवा लिए होंगे, और जो है कि शराब के नशे में हमको सिगरेट पकड़ा रहे हैं, ठीक है हो सकता होगा। पर साहब कुछ टाइम कब मिला, बाल कटवाने का समय कब मिला, कटवाने का मौका कब मिला। यहाँ लिखा है कि उनको बाल कटवाने का मौका कब मिल गया। अब लाना सिंह ने जांचना चाहा, यानी लाना सिंह जो है अब ये जांचना चाह रहा है, ये बिल्कुल खोज रहा है, ये जांचना चाह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके साथ रेजिमेंट में है। ये पूछेगा, ये एजेंट ये पूछेगा कि लेफ्टिनेंट साहब जो है कितने वर्ष से जो हैं रेजिमेंट में है, तो 5 वर्ष से है। ये नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण लाइन है कि लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से रेजिमेंट में थे। ये पूछेगा, एजेंट ये पूछ देगा कि लेफ्टिनेंट साहब कितने साल से रेजिमेंट में थे, तो 5 वर्ष से थे,
ये नोट करिएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, ये लाना सिंह कह रहा है, जो नकली लेफ्टिनेंट साहब बन के आया उससे बोल रहा है लाना सिंह कि हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे साहब, लड़ाई खत्म होने पर। ये कौन कह रहा है, वही लेफ्टिनेंट साहब जो बहुरूपिया आया है, कि लड़ाई खत्म होने पर क्या यह देश पसंद नहीं है। अब ये वही कह रहा है कि क्या यह देश पसंद नहीं है, तो कह रहा है कि नहीं साहब, शिकार के वे मजे कहाँ। अब देखिए ये देखिए लहना सिंह जो है, अब ये कूटनीति चाल चल रहा है यहाँ पे, उसको बातों में उलझा रहा है कि पकड़ेगा कैसे, पता कैसे करेगा, यही अब वो दिमाग लगा रहा है। देखिए अब अपना दिमाग लगाएगा इसमें कि नहीं साहब, शिकार में वो मजा कहाँ। यानी ये लहना सिंह बोल रहा है कि शिकार में वो मजा कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले के शिकार करने गए थे। ये जगह का देखिए, ये जगह का जिक्र है, जगाधारी जिला। ये पूछेगा कि लहना सिंह जो है, जो नकली लेफ्टिनेंट साहब से जगह का शिकार करने की जगह बताया था, वो कौन सी जगह थी, तो ये जगाधारी जिला। ये नोट करिएगा, जगाधारी जिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते हुए चलेगा अपने बुक में। जगाधारी जिला में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, अब ये इसको पता नहीं है, लेफ्टिनेंट साहब जो नकली वाला बन के आया है उसको पता नहीं है, वो उसमें हाँ हाँ कर रहा है। हाँ हाँ, वही जब आप खेतों पर सवार थे, जब आप खोते पर सवार थे और आपके खानसामा अब्दुल्ला, अब देखिए ये आया है खानसामा अब्दुल्ला, खानसामा अब्दुल्ला यही है। ये गौड़ पात्र है, केवल पात्र का जिक्र मिला है बस। और ये जिक्र कौन किया है, जैसे मजून में पूछा था कि किन्नी का वर्णा जो है, वर्णा का आधे अधूरे नाटक में वर्णा का जिक्र कौन करता है, तो इसमें भी पूछेगा कि अब्दुल खान सामा का जो जिक्र है, उसने कहा था कहानी में कौन किया था। तो आप कहानी पढ़े रहेंगे तो बता देंगे कि लहना सिंह ने किया था, पर आप कहानी नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर आप सोचे देंगे कहाँ से पूछ दिया, ये कहाँ से पूछ दिया। तो वही है, यही देखिए मेन इंपॉर्टेंट है। अभी इसका जिक्र कौन किया है, ये लहना सिंह कह रहा है कि खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में, ये लहना सिंह बता रहा है कि जब आप खोते पर सवार थे और आपके खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर पर जल चढ़ाने को रह गया था, तो बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नीली गाय नकली की ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुड्ढे में निकली। यानी बता रहा है कि एक नीली गाय जो है, उसको आपने ऐसी गोली मारी कि उसको कंधे पे गोली मारी और उसके पुड्ढे यानी उसके गोड़ में से निकली। इतनी बड़ी बात बता रहा है। देखिए अब देखिए, अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है, अफसर के साथ शिकार खेलने में ही मजा है। क्यों साहब, शिमले से, अब यहाँ शिमले का जिक्र देखिए, शिमले से यहाँ जगाधारी जिला, यहाँ शिमला जिला, तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैस में लगाएंगे। नील गाय यानी नील गाय का यहाँ जिक्र देखिए है, ये नोट करिएगा, पूछ सकता है। हम लोग को बिल्कुल परीक्षा के उपयोगिता वाले दृष्टिकोण से पढ़ना, एक भी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं छूटनी चाहिए। एनटीए कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, बिल्कुल एकदम बारीकी से हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको एकदम बारीकी से हम पढ़ा रहे हैं कि इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं पूछ सकता। एकदम बारीकी से बारीकी जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हम उसको बिल्कुल बारीकी से बारीकी पढ़ा रहे हैं, आपको इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। बिल्कुल आगे चलते हैं। हाँ पर मैंने, अब ये कौन कह रहा है, वही लेफ्टिनेंट साहब करे। हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे ही। अब ये लहना सिंह कह रहा है कि ऐसे बड़े बड़े सिंह जो थे वो 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ अब ये कौन कह रहा है, वही लेफ्टिनेंट साहब कह रहा है, नकली वाला। हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। लाना सिंह को कह रहा है कि हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया। ये कौन कह रहा है, अब देखिए ये लाना सिंह कितना फुट का सिंह बताता है, 2 फुट का। और ये अब ये सिंह देखिए, ये सब नकली, ये सब मनगढ़ंत बातें बता रहा है। ये जो मनगढ़ंत बातें बता रहा है लेफ्टिनेंट सिंह को, जो नकली वाले लेफ्टिनेंट साहब हैं, जो बन के आया, भेष बना के आया है, वो नकली जो है, अब उनको बातों में लाना सिंह उलझा रहा है कि हाँ साहब उसकी सींग तो इतनी बड़ी बड़ी थी कि 2-2 फुट की सींग थी। अब उसमें वो भी बहस के कह रहा है
कि हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच की थी, पर कह रहा है कि तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूं साहब। अब देखिए वो कह रहा है लाना सिंह कि पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं। कहकर लाना सिंह अंदर खंदक में घुस गया। इतना कहकर लाना सिंह खंदक में घुस गया, यानी जो खंदक था उसमें घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा, अब इससे इस बात का पता लग गया कि अब यह जो है लेफ्टन साहब नहीं है, ये कोई बहरूपिया है जो लेफ्टन साहब का बेस बदल के आया है। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। संदेह नहीं रहा, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। अब ये वजीरा सिंह सो रहा था, उससे टकरा गया अंधेरे में, वहां अंधेरा था। हाँ क्यों लाना, क्या कयामत आ गई है? जरा जरा तो आंख लगने दी होती। अब ये कौन कह रहा है? ये वजीरा सिंह कह रहा है कि क्यों लाना, क्या कोई कयामत आ गई है कि इतना जोर से टकरा रहे हो हमसे? तो ये कह रहा है होश में आओ, कयामत ही आई है। यानी ये लाना सिंह कह रहा है कि होश में आओ, सो रहे हो, तुमको पता नहीं है कयामत ही आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है, यानी कोई लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आया है। क्या कह रहे हो? ये कौन कह रहा है? वजीरा सिंह कह रहा है कि क्या कह रहे हो लेफ्टिनेंट साहब, या तो मारे गए। ये कौन कह रहा है? अब ये लाना सिंह कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या फिर कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। यानी ये बता रहा है लाना सिंह कि लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या फिर कैद कर लिए गए, यानी उनकी जो वर्दी है उनकी जो वर्दी है उन्हीं को पहन के आया है। तो या फिर वो पकड़े गए होंगे या फिर वो मार दिए गए होंगे। वही बता रहे हैं कि या फिर कैद किए गए होंगे या फिर मार दिए गए होंगे। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है, कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह न देखा, सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। सोहरा यानी वही जो है, वही जो नकली लेफ्टिनेंट साहब है वो साफ उर्दू बोलता है। ये पूछेगा ये कि जो लेफ्टिनेंट साहब था नकली वाला, वो कौन सी भाषा बोलता था? तो साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू बोलता है। साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दे रहा है। यानी वो लाना सिंह सिगरेट नहीं पीता था। लाना सिंह सिगरेट नहीं पीते हैं, यही बता रहा है कि उनको सिगरेट पीने को दे रहा है। तो अब ये वजीरा सिंह कह रहा है तो अब मारे गए, धोखा है सूबेदार होरा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। यानी कि जो लहना सिंह है वो वजीरा सिंह से कह रहा है कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। जो सैनिक जो 10 लोग थे रुके हुए थे, और 10 लोग रुके हुए थे और सभी लोग चले गए थे, तो तुम ऐसा करना कि उनके साथ धोखा हुआ है, यानी उनको वहां पे भेज के उनको मरवा देगा। तो उनके साथ धोखा हुआ है। तो वजीरा सिंह से वही कह रहा है कि वजीरा सिंह तुम जो है कीचड़ का जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि खाई पर धावा होगा। यही एक काम करो तुम कि जो है पलटन के यानी सैनिकों के जितने पलटन के लोग हैं, जितने उनके पैरों के निशानों को देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे, यानी बहुत दूर नहीं गए होंगे। आगे चलते हैं। सूबेदार से कह दो कि एकदम लौट आवे, यानी सूबेदार से कह दो कि वो लौट आवे, और खंडक की बात झूठी है। यानी जो एक सूबेदार हजारा सिंह है, एक और कोई सूबेदार होगा, तो उससे कह दो कि यह सब बातें झूठी है, यह सब बातें झूठी हैं। चले जाओ, खंडक के पीछे से निकल जाओ। यानी वो कह रहा है कि खंडक के पीछे से तुम निकल जाओ, और मैं इनको देख रहा हूं, अभी बताएगा आगे। निकल जाओ और पता तक न खड़के, देर मत करो, निकल जाओ। ये लहना सिंह कह रहा है। हुकुम हुकुम तो यह है, हुकुम तो यही है कि ऐसी तो हुकुम की तेरी हुकुम जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबके बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। यानी ये कह रहा है कि हुक्म हुक्म कौन देगा? तो ये कह रहा है कि मेरा ही हुक्म है, जमादार लहना सिंह। यहाँ देखिए, यहाँ आ गया जमादार लहना सिंह। यानी कह रहा है कि यानी वजीरा सिंह कह रहा है कि हुक्म कौन देगा जाने के लिए, हुक्म कौन देगा? तो यही कह रहा है कि मेरा हुक्म है, जमादार लहना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसी का हुक्म है। यानी वहां जितने लोग थे उनमें सबसे बड़ा लहना सिंह था, सबसे बड़ा अफसर लहना सिंह था। तो कह रहा है कि उसी का हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। यानी जो नकली लेफ्टिनेंट साहब आए हैं बनकर, उनकी अभी वो खबर लेगा। पर यहाँ तुम 8 हो, पर यहाँ तो तुम 8 हो। ये पूछेगा कि कितने लोग थे खंदक में,
वजीरा सिंह के गाने जाने के बाद तो 8 लोग थे, ये नोट करिएगा, 8 लोग, 8 नहीं 10 लाख, 8 नहीं 10 लाख, क्योंकि एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है, यानी एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर है। चलो जाओ, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर, जेब से बेल के बराबर 3 गोले, यानी पूछेगा कि जो नकली लेफ्टिनेंट साहब आए थे वो कितने गोले जो है वहां खंदक के दीवारों में घुसेड़ रहे थे, आगे चल के बताएगा। तो 3 गोले, ये नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, 3 गोले तीनों की जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ कर दिया और 3 में से एक तार बांध दिया, यानी खंदक की दीवार में कितने गोले, गोले जो है घुसेड़ा था तो 3 गोले, और एक तार से बांध दिया, और तार के आगे सूत की एक गुत्थी से जिसे सिगड़ी के पास रखी थी बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा, यानी सभी लोगों को भेज कर केवल कह रहा था कि 10 लोग यहाँ पर रहिए, और वो कहने के लिए क्यों, क्योंकि वो जो 3 बम के गोले जो है मानी बेल के बराबर जो गोले हैं उनको दीवार में घुसेड़ कर वहीं पे आग लगा के उसको, उस खंडक को पूरा उड़ा देना चाहता था। वही तो वही कह रहा है कि इतने में वो उड़ाना जैसे ही दिया सलाई, यानी सलाई लगा कर जैसे ही वो आग लगाना चाहता था, इतने में बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक कर उठाकर लाना सिंह ने साहब की कोहनी पर दे मारा, कोहनी पर तान कर दे मारा, और धमाके के साथ साहब के साथ दिया सलाई गिर पड़ा, और लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, और साहब की आंख मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए, मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। अब लहना सिंह 3 गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंक कर साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया और जेब की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपने जेब के हवाले कर दिया। ये पूछेगा एनटीए कि जो नकली लेफ्टिनेंट साहब आए थे उनकी जेब में क्या क्या मिला, तो 3-4 लिफाफे और एक डायरी, 3-4 लिफाफे और एक डायरी, ये नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है इसको। साहब की मूर्छा हटी, लाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत कुछ बातें सीखी। अब यही सब देखिए, वही सब जो पूछा था उलझाने के लिए, अब यही लाना सिंह उसका जवाब देगा कि यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। देखिए वही कहा हमने न कि सिख जो है सिगरेट नहीं पीते हैं, और ये बात, यही बात जो है वो लेफ्टिनेंट साहब नकली वाला नहीं जानता था, तो सिख सिगरेट पीते हैं, यही लाना सिंह बोल रहा है कि सिख सिगरेट पीते हैं। और यहाँ सिख की जगधारी के, यहाँ सिखा के जगधारी जिले में नीली गाय रहती है, यानी नीली गाय कोई नहीं रहती जगधारी जिले में, यानी जगधारी जिला जो है वहां कोई नीली गाय नहीं रहती है, तो झूठ बोला था, नीली गाय होती है, और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यानी उसने बात बनाने के लिए कहा था कि 2-2 फुट के सींग होते हैं, तो इसने नकली लेफ्टिनेंट साहब ने कहा नहीं, 2 फुट 4 इंच की सींगें होती हैं। यह सीखा कि मुसलमान खान साहब मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, यानी जो मुसलमान होते हैं वो मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। और आगे कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं, यानी लेफ्टिनेंट साहब खोते पर भी नहीं चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए हो? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाए, यानी बिना बिना जो है डेम के, यानी बिना डायरी के जो है 5 लफ्ज भी उर्दू नहीं बोल पाते हैं। लाना इतने में फिर लाना ने पतलून के जेबे की तलाशी नहीं ली थी, यानी लाना सिंह ने सब कुछ किया था पर पैंट की जेबों की तलाशी नहीं लिया था। और साहब ने मानो